हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो कुछ डूज एंड डोंट्स देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली चीज तो ये है, देखो मार्केट में बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, बट मल्टीपल नोट्स और मल्टीपल बुक्स पर मत जाना। इन दी एंड आप कोई भी कहीं किसी भी कोचिंग से आप कोई भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, उसी नोट्स पर स्टिक करना। बस उन नोट्स में अगर आपको कुछ चीजें मिसिंग लगे, उसी में ही आप वैल्यू एडिशंस कर लेना। और वैल्यू एडिशन करने के लिए अलग से कोई रजिस्टर बनाने की नीड नहीं है, वहीं पर ही करना ताकि आपको याद रहे। अलग से रजिस्टर बना के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने लिए। तो मार्केट में देखो नोट्स तो ऐसे बहुत है और बुक्स भी बहुत है, बट एक ही सोर्स फॉलो करो, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कंफ्यूजन होगा, बहुत सारी चीजें आप फॉलो करोगे, इन दी एंड आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए एक चीज पर स्टिक करना। बट पबैड पेपर में ना बहुत ज्यादा रीड करने पर ध्यान नहीं देना होता। ये पेपर ऐसा है कि आपको एग्जाम में पबैड की थ्योरीज को, कुछ जो आजकल के कंटेम्प्रेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं, उससे आपको लिंक करना है, रिलेट करके अपने आंसर्स लिखने हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको एकेडमिक टाइप के आंसर्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना, रादर आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स अपने बनाने पड़ेंगे, जिसमें आप वैल्यू एडिशन जो आप नोट्स में करोगे, वो आप कुछ अच्छे थिंकर्स का वैल्यू एडिशन कर सकते हो। बता सकते हो कि थिंकर्स ने जो भी थ्योरीज दी थी, वो आज के टाइम पर कैसे वैलिड है, उसको आप कैसे आज के एग्जाम्पल में आप इंटीग्रेट करके बताओ। तो थ्योरीज को आपने कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स में इंटीग्रेट करते हुए एक तरीके से एग्जाम्पल से आप जस्टिफाई करते हो उस थ्योरी को। एंड देन आप वैल्यू एडिशंस में कुछ केस स्टडीज या कुछ एग्जाम्पल्स, ये सब चीजें आप ऐड करो। चेक करो पीवाईक्यूज हैं कि नहीं, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ थ्योरीज बताती हूँ। जैसे पहले मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, जैसे आज का जो इंडियन सिविल सर्विसेज का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें आईएएस होता है, वो सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। तो वेबर का जो प्रिंसिपल था, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल था, जिसमें हायरार्की भी है, देन स्पेशलाइजेशन होता है, एक रूल बेस्ड बेसिकली अप्रोच रहती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। आप इनफैक्ट अभी आज के टाइम में जैसे जीएसटी का एग्जांपल दे सकते हो। अभी नया नया बजट आया, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एग्जांपल दे सकते हो कि वो भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स के बिना उसका कोऑर्डिनेशन होना मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कितना मुश्किल है ना। फिर आप फेडरिक ट्रेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, उसका एग्जाम्पल आज के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव से दे सकते हो कि कैसे हम डेटा और टेक्नोलॉजी को यूज करके आज की जो गवर्नमेंट प्रोसेसेस है, सर्विस डिलीवरी है, उनको कितना हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं ना। तो जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, आधार इनेबल करके हम कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसको हम वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। लीकेजेस जितनी भी रहती है ना ये स्कीम्स वगैरह में, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इसमें घटा देते हैं। देन मेयो की ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी है, जिसमें आप अभी एग्जांपल दे सकते हो। एक मिशन कर्म योगी एक एग्जांपल है। ये मिशन एक प्रोग्राम है, मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम। इसमें बेसिकली ये कहा जाता था कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कि उनके स्किल डेवलपमेंट पर और उनके एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पर फोकस किया जाना चाहिए। तो ये ओवरऑल उसके बारे में बात करता है। तो ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी के साथ आप उसको रिलेट करके केस स्टडी बता सकते हो। फिर आपका पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ऐसे तो बहुत सारे थ्योरीज हैं, आप कर सकते हो। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए ली है। तो इसमें है पार्टिसिपेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में आप दे सकते हो, जैसे राजस्थान में एक इनिशिएटिव लिया गया था जन सुनवाई का। ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि सिटीजन्स अपने ग्रीवेंसेस डायरेक्टली अथॉरिटीज को ही जाके बता सकते हैं। अब ऐसे गुड गवर्नेंस का भी एक थ्योरी है, ठीक है, उसमें आप बता सकते हो। आरटीआई का एग्जाम्पल दे दो, या फिर एमपी और राजस्थान में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट चलती है, उसका एग्जाम्पल दे दो कि टाइम पर आपको सारी पब्लिक सर्विसेज मिलेंगी, करप्शन कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, ई गवर्नेंस का पब्लिक चॉइस थ्योरी है एक, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। पब्लिक चॉइस थ्योरी में आप स्वच्छ भारत मिशन का एग्जाम्पल दे देना। देन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की एक थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप बता सकते हो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में, ये एग्जाम्पल दे। तो बहुत सारे आप थ्योरीज के साथ आपने क्या किया, यहाँ पर आपकी दो तीन चीजें हो जाती हैं। इनमें आपने बेसिकली कुछ थिंकर्स भी इंक्लूड कर दिए, जैसे मैक्स वेबर है, फेडरिक ट्रेलर है, एंटल मेयो। तो इनके क्या है, आपने थिंकर्स भी इंक्लूड कर दिए और उनकी दी हुई थ्योरीज भी आपने यहाँ पर बता दी कि उनके कौन से मॉडल्स हैं। ठीक है, और ये भी बता दिया कि कैसे ये थिंकर्स के व्यूज
प्रेजेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी वैलिड है, मतलब कि आज के एग्जाम्पल देके उसको आपने जस्टिफाई भी कर दिया, तो आपका आंसर ना बहुत ही होलसम आंसर मिलता है आपको। हर एक आंसर में ना एक एज जरूर मिलेगा। अब अगर मान लो कि 36 आंसर में आपने ऐसा कर दिए, तो आप ये मान के चलो आपको 36 मार्क्स का +1 तो मिल ही सकता है ना, बाकियों के कंपैरेटिवली आपको 36 मार्क्स का एज मिलेगा। इतने नंबर तो मतलब मेक और ब्रेक सिचुएशन हो जाती है, इतने एक एक नंबर पे आपको पता है रैंक चेंज हो जाती है। अब दूसरी चीज है कि आप सोर्सेस कौन से फॉलो कर रहे हो ऑप्शनल के लिए। उसमें क्या है कि जब भी आप कोई भी बैठ के नोट्स पढ़ रहे हो, आपको मेक श्योर करना है कि एक सोर्स यूज करो। देन आपको उसमें चेक करना है कि जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो, किसी के भी नोट्स, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स लगा रहे हो, उसमें आपको चेक करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो मान लो आपके नोट्स में पीवाईक्यूज कवर ही नहीं हो रहे, तो वो नोट्स किसी काम के ही नहीं है, तो उसको तो फेंक ही दो। अब अगर आप ये देखते हो कि कुछ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिसिंग है, तो फिर आप उसी पर स्टिक करो और जो चीजें मिसिंग है वहां पर आप वैल्यू एडिशन में आगे ऐड कर लो। वो इजी रहेगा, रादर देन अभी आप नए नोट्स उठाओगे किसी के और सारा पूरा पढ़ोगे। या तो आप सिलेक्टिव रीडिंग करो, अगर आप नए नोट्स उठा रहे हो तो सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बार बार यूपीएससी पूछता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि ये मेक श्योर करना है कि पीवाईक्यूज आपके नोट्स में सॉल्व होने चाहिए, बिकॉज यूपीएससी पूछ भी वहीं से ही रहा है। फिर आपके क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स, थीम्स, वेटेज, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आ जाती है। अब उससे होगा क्या कि मान लो अभी आपको वेटेज पता लग जाती है, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि सब टॉपिक्स आपको पढ़ने नहीं है, तो सिलेक्टिव रीडिंग आप कर पाओगे इजीली। ध्यान भी आपको सिलेक्टिव रीडिंग पर ही करना है, सारी चीजें नहीं पढ़नी होती है सिलेबस में। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी हर साल पूछ रहा है, उसमें से वेटेज से आपको समझ में आ जाएगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हो सकता है पिछले 45 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद से कभी नहीं पूछा या फिर ज्यादा पूछ नहीं रहा है, उनको आप एंड के लिए रखो। अगर बहुत ज्यादा आपको टाइम चाहिए या बहुत ज्यादा आपको लगता है कि हमें पीएचडी करनी है, बट इन दी एंड आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो प्लीज सिलेक्टिव रीडिंग पर ही फोकस करना। सिलेक्टिव रीडिंग करने से क्या होता है कि आपने सिर्फ सिलेक्टिव ही पढ़ा होगा। अगर मान लो 36 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें से आपने 12 कवर किए होंगे। वो 12 बस आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे आते होंगे, उसका बार बार रिविजन करो, उसको लिख के देखो, उसके आप आंसर्स लगा के देखो, उसको टेस्ट उसी के हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही टेस्ट आप लगा के देखो। ठीक है, तो वेटेज से आपको सिलेक्टिव रीडिंग में हेल्प हो जाएगी, ये क्वेश्चन टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डायरेक्टली हेल्प होगी। अब आपको क्या करना है, जो एक सोर्स आप यूज करोगे उसी में ही शॉर्ट वैल्यू एडिशंस करो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक है, तो उसमें शॉर्ट वैल्यू एडिशंस कर लो अबाउट डिसीजंस टेकन बाय डिप्यूटी मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर डिप्यूटी कमिश्नर के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, ये सारे आप शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू एडिशंस यहाँ पर कर सकते हो। सो बेसिकली आपने ये करके क्या किया है कि आपने अप्लाइड पार्ट पर फोकस कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आप थ्योरी फॉर्म में नहीं गए हो, एकेडमिक फॉर्म में नहीं गए हो, आपने अप्लाइड पार्ट पर फोकस किया है। अब अब फाइनली आपको क्या देखना है कि कुछ रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन्स भी यहाँ पर आप पहले से ही रेडी करके रखना। कुछ इंट्रो कंक्लूजन अगर आपके पास होंगे, तो आंसर आपको अगर पूरा नहीं भी आता, बीच की बॉडी नहीं आती है, कम आता है, तो उससे क्या होगा कि आपका एक आपका टाइम बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में वेस्ट नहीं होगा, बीच में ही आप सोचने में वहां पर वो टाइम दे सकते हो। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये रेडी रखना है, कोई भी आंसर वेग नहीं लगेगा। अगर नहीं ही आता होगा तो भी वेग नहीं लगेगा, मतलब। नाउ अगर आप पेपर 1 की बात करो, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड टॉपिक्स बहुत सारे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, उनके काफी सारे टॉपिक्स पूछे हुए हैं। तो उसमें आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी कुछ नए चेंजेस लाए हैं गवर्नमेंट ने, कोई भी करंट अफेयर्स की कोई भी मैगजीन उठा लो मार्केट में से, विजन की ले लो या कोई भी अच्छी मैगजीन आपको लगती है, वाजीराम की ले लो, वो आप लेकर, और इनफैक्ट दृष्टि की भी अच्छी है ऑनेस्टली, तो आप बेस्ट वही है कि अगर आप विजन की मैगजीन ले लेते हो, वो बहुत अच्छी है। सिनॉप्सिस में बस ये है कि जो भी आप मैगजीन लोगे, उसका हमने प्रीलिम्स का और मेंस का करंट अफेयर्स अलग अलग बनाया हुआ है, तो वो आपका सिंप्लीफाई होगा कि अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है तो मेंस के करंट अफेयर्स हैं, ये प्री के। विजन में बस प्रॉब्लम एक रहती है कि प्री और मेंस के एक ही करंट अफेयर रहते हैं, बट कंटेंट अच्छा है। अगर मान लो आपने विजन आपके पास है
वो मैगजीन लेना, उसमें देखना कि टॉपिक्स कौन कौन से आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज कौन सी रही हैं, कौन से कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, एक ओपन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्लोज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ कुछ भी जो नए चेंजेस लाए गए हैं, कुछ नए पॉलिसी चेंजेस आए हैं, वो सारे आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। उससे आपका आंसर बहुत ही होलसम हो जाता है। अब अगर बात करते हैं हम पेपर टू की, तो पेपर टू में जनरली ना लोग जीएस टू में फोकस कर जाते हैं, विच इज गुड कि ठीक है कि मतलब काफी है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये है कि आपको हल्का सा एफर्ट आप कहाँ डालोगे कि, क्योंकि आपको जो आंसर चाहिए ना वो एकेडमिक नहीं चाहिए, आपको कंटेम्प्रेरी आंसर चाहिए। आप क्वेश्चंस भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको उस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कंटेम्प्रेरी आंसर अगर आपको उसका बनाना है तो कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के साथ देना पड़ेगा। कुछ थिंकर्स की थ्योरीज आपको देनी पड़ेंगी, जिसको आपको आज के टाइम के जो भी एग्जांपल्स हैं या कुछ पॉलिसीज हैं, चेंजेस हैं, न्यूज है, उसके साथ लिंक करके बताना पड़ेगा। अब आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देती हूँ। ये पबैड की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट है, सिनॉप्सिस आईएएस। आप वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर फ्री रिसोर्सेज में जाना, डाउनलोड्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको ना पूरा ये फ्री रिसोर्सेज में ऑप्शनल्स में ये बुकलेट मिल जाएगी, ये आप यहाँ से फ्री बुकलेट डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ का एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये 2018 का है। इन द नेटवर्क एरा द ट्राई हैज द चैलेंजिंग टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेट न्यूट्रलिटी फ्रॉम डिजिटल अग्रेशन। तो यहाँ पर ना अभी दो तीन चीजें यहाँ पर बात की हुई है, जैसे कि कुछ कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको बताने ही बताने पड़ेंगे। कि सबसे पहली चीज तो यहाँ पर कीवर्ड जो आप यूज करोगे ये बताओगे कि अभी आज के टाइम पर जो करंट डिजिटल एज है वो किससे कैरेक्टराइज है, कि मतलब बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज किया जाता है, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब आप एक कीवर्ड्स आप यूज कर लोगे, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये पूछा क्या है, डिमांड क्या है। तो यहाँ पर बोला गया है, एक तो नेटवर्क एरा। जब भी आपको ना समझ में आए ना, एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो। नेटवर्क एरा में ट्राई के पास चैलेंजिंग टास्क है क्या, प्रोटेक्ट करने के लिए नेट न्यूट्रलिटी फ्रॉम डिजिटल अग्रेशन। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज करना है ट्राई के रोल को, कि वो कैसे नेट न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट कर सकता है, जो आज के डिजिटल स्पेस में चैलेंजेस हैं उनको कैसे फेस कर सकता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फैक्ट्स इंक्लूड नहीं करने हैं, बल्कि आपको एनालाइज करना है कि ट्राई के इंटरवेंशन का क्या इफेक्टिव रहेगा, ये नहीं रहेगा। आपको कुछ चैलेंजेस यहाँ पर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जैसे कि मान लो आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो गई, ठीक है, ये सारे चैलेंजेस आपके रहेंगे। कॉर्पोरेट लॉबिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर एनफोर्समेंट डिफिकल्टीज आ जाती हैं, कितनी तरीके की दिक्कत आती है ना, तो वो सारी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको डिमांड समझ में आ गई, अब आप एक एक करके यहाँ पर समझोगे चीजों को। सबसे पहले तो कि आज के टाइम पर डिजिटल एज में इंटरनेट यूजेज हो रही है, डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर ट्राई के बारे में आप यहाँ पर मेंशन करोगे, विच इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसका रोल क्या है, रेगुलेटरी पावर्स क्या है टेलीकॉम में, इंटरनेट सेक्टर्स में, ये सारी चीजें। फिर आप बताओगे नेट न्यूट्रलिटी के बारे में, क्योंकि अगेन वही कीवर्ड यूज किया हुआ है। जो जो कीवर्ड्स है ना उसको तो एक्सप्लेन करना ही करना है, उसी से आपका आंसर बन जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी को डिफाइन करो, उसके प्रिंसिपल्स बताओ कि इक्वालिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए डेटा का, और कंटेंट ब्लॉकिंग या फिर कंटेंट के साथ जो छेड़छाड़ होती है या फिर थ्रॉटलिंग होती है उसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप बताओगे डिजिटल अग्रेशन को आप डिफाइन कर दोगे। डिजिटल अग्रेशन अगेन नेक्स्ट कीवर्ड ये यूज किया हुआ है ना, इसको आप डिफाइन करोगे, बताओगे कि अलग अलग तरीके के थ्रेट्स होते हैं। जैसे कि डिजिटल अग्रेशन में आप बताओगे एक इंटरनेट मोनोपोली का एक तो सबसे बड़ा थ्रेट है, इंटरनेट मोनोपोलीज। फिर आईएसपीज के द्वारा अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस की जाती हैं। देन नेट न्यूट्रलिटी का वायलेशन होता है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज होती हैं वो नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट करती हैं, तो वायलेशन होता है बाय लार्ज टेक कंपनीज। ये सब एग्जांपल्स आप डिजिटल अग्रेशन में इंक्लूड कर सकते हो। चैलेंजेस बताना कि
बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं यहाँ पर, अलग अलग तरीके के चैलेंज आते हैं। सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या आता है कि रेगुलेटरी एनफोर्समेंट मेजर चैलेंज आ जाता है। ठीक है, कि रेगुलेटरी कितने कीवर्ड्स देखो मैंने आपको यहाँ पर बता दी, एनफोर्समेंट ये एक चैलेंज आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी हमारी कंट्री में, तो फिर भी इम्प्रूव हो रहा है बट स्टिल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक चैलेंज है। कॉरपोरेशंस लॉबिंग की प्रॉब्लम है, लॉबिंग करते हैं ये। फिर कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है ना। तो उसके बाद आप बताओगे इसको ग्लोबल कंटेक्स्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कि कैसे नेट न्यूट्रलिटी को ग्लोबली ट्रीट किया जाता है, उसको इंडिया के एग्जाम्पल के साथ ना उसको थोड़ा सा कंपैरिजन मोड में लाना, ग्लोबली ग्लोबल नेट न्यूट्रलिटी को इंडिया के साथ कंपेयर करके थोड़ा सा बताना। फिर अलग अलग पॉलिसी मेजर्स बता देना, रेलेवेंट पॉलिसीज आप रेफरेंस दो, कुछ रेगुलेशंस बताओ, जैसे कि 2018 का जो नेट न्यूट्रलिटी रूल्स आया था ट्राई का, उसी करके 2018 में न्यूज आई थी ना, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2018 का ही क्वेश्चन है, 2018 में उस टाइम पर नेट न्यूट्रलिटी रूल्स आए थे ट्राई के, ट्राई लेकर के आया था और लीगल फ्रेमवर्क्स आए थे जो कि नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट करते हैं। वो सारे पॉलिसी मेजर्स आप यहाँ पर इंक्लूड करो। बताओ डिजिटल इंक्लूजन के बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि इम्पोर्टेंस क्या है अगर आप ओपन एक्सेस रखते हो डिजिटल इक्वालिटी की, इनोवेशन की वगैरह, ये सब चीजें। अब कुछ कीवर्ड्स हैं जो टर्म्स हैं, उन सबको तो आपको एक्सप्लेन थोड़ा करना पड़ेगा। जैसे नेट न्यूट्रलिटी हो गई, इसको डिफाइन करो, ट्राई को डिफाइन करो, रोल बताओ उसका, चैलेंजेस बताओ ट्राई को क्या आते हैं, मेजर्स क्या लिए हैं उसने, इंडिया का और कंट्रीज के साथ ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है, कंपेयर करके बताओ। ठीक है, ओवरऑल आप ये सारी चीजें रखोगे, थोड़ा सा एग्जांपल्स, डेटा, रीसेंट केसेस वगैरह रखो, बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना है आपको यहाँ पर। बताना है कि एफर्ट्स जो लिए गए हैं और ऐसे एरियाज भी बताने हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। बुलेट पॉइंट सब हेडिंग्स में आप अगर अपना आंसर लिखोगे तो रीडेबिलिटी के लिए बेटर होगा। कंसाइज रखना, वर्ड लिमिट में स्टिक करना, बस आपका आंसर बन जाता है। तो आपको क्या करना है, अभी अगर मैं आपको सीधा आंसर पढ़ दिया तो दिक्कत ये आती है कि हमें समझ में नहीं आता कि इसमें लिखा क्या हुआ है। बट अगर आप तोड़ तोड़ के पढ़ते हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें ये डिमांड है, ये हमें करना है। ठीक है, अगर कोई भी इशू आता है ऑप्शनल्स में जाना, पबैड ऑप्शनल में आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर चाहिए हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ई बुक PYQs की, एंड बाकी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी इशू है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, अगली सीरीज में मैं आंसर जरूर करूंगी।